जोहार। कृषि दर्शन कर इस खास अंक में रौरे बनकर बहुत बहुत स्वागत है और परतुदार रावर भी बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार। तो परतुदार का हाल चाल है? बहुत बढ़िया है दीदी। और तो जानबे करत थी जाड़ कर महीना में कनकनी बढ़ा देला अरे के। बाबा मैं कहूँ परतुदा इतना ठंडा नहीं, हम कल गेली खरियान दने तो उन्हें देखा थी कि किसान भाई बहन मन एकदम उज धान कर नहीं खरपतवार पिलाई निकलेला ओकरे बड़ा सुंदर बोरसी बनाए के बैठल रहे। तो हम भी साथे साथे बैठ गेली जाना थी। इतना इतना बेस लागे लागला सुकून मिले हुई नहीं बहुत सुकून अरे ठंडा कर महीना में तो एकदम मत कहूँ। तो दीदी हमरे पहले कृषि से संबंधित जितना तमाम तरह का खबर होएला उकर बारे में जानकारी ले लेविले कृषि समाचार कर द्वारा। और जे साग सब्जी कर जब किसान भाई बहन मने ओके तोड़े ना तो ओकर मंडी कर भाव भी तो जाने कर जरूरत पड़ेला ने। और साथ ही जे अपने मन कर क्षेत्र कर जे मौसम कर मिजाज कैसन है से करो बारे में चलो जानकारी ले लो थी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में जनजातीय किसानों के उन्नति के लिए चलाई जा रही है ट्राइबल सब प्लान योजना। अरहर के फसल पर इस समय फलछेदक कीटों के लगने की संभावना। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। राज्य में कृषि विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के साथ राज्य के किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए भी योजनाएं चलाई जाती हैं। इन्हीं योजनाओं में एक प्रमुख योजना है ट्राइबल सब प्लान योजना। ट्राइबल सब प्लान योजना राज्य में विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में चलाई जा रही है। राज्य के जनजातीय किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए इस योजना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय श्रेणी के कृषकों को कई तरह के कृषि कार्यों से संबंधित जैसे केचुआ खाद निर्माण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना से राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों द्वारा लगाए हुए अरहर के पौधों पर फूल लगने का समय हो चुका है। कहीं कहीं फूल आ भी चुके हैं। इस समय सरसों की फसल पर फलछेदक समूह के कीटों के लगने की संभावना रहती है जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं इन कीटों से फसल की रक्षा कैसे की जाए। हाँ, अभी के समय में अरहर जो है, अरहर में एक बहुत तरह कीड़े लग रहे हैं। खासकर अरहर फूल दे रहा है तो इसमें जो है फल छेदक समूह के कई कीड़े लग रहे हैं। तो उस कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई देखें कि उनके खेतों में आधा 50% तक रहड़ में फूल आ गया है तो एक दवा इंडॉक्सोकार्प की जो कि आधे मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में अर्थात एक मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके इंडॉक्सोकार्प की दवा का छिड़काव करें और इसे पुनः 15 दिन के बाद इसको दोहरा दें। इससे काफ़ी लाभदायक होगा और उसमें फल छेदक समूह के कीड़े नहीं लगेंगे। जो किसान भाई चना की खेती करना चाहते हैं वो वर्तमान समय में चने की बुआई कर सकते हैं। किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए उन्नत प्रभेदों का लगाना आवश्यक होता है। तो चने के उन्नत प्रभेद हैं पंत जी 114, KWR 108 और KPG 59। पंत जी, KWR 108 और KPG 59 ये नाम हैं चना के उन्नत प्रभेदों के, जो कि झारखंड की मिट्टी और वातावरण के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। इन किस्मों की विशेषता है कि ये रोग अवरोधी किस्में हैं, साथ ही विलंब से बुआई के लिए भी उपयुक्त हैं और 130 से 135 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन किस्मों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 20 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में सरसों की फसल लगा रखी है उनसे अच्छा उत्पादन पाने के लिए इस समय कुछ विशेष कृषि कार्यों के करने की आवश्यकता है। वो कृषि कार्य क्या हैं, कब और कैसे उन्हें किया जाए, आइए जानते हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ। सरसों फसल लगी हुई है या किसान उसकी खेती कर चुके हैं तो उसके लिए मेरा सुझाव होगा कि यदि असिंचित दशा में कर रहे हैं तो बिना विलंब किए घने पौधों को बाँच लें। सुनिश्चित करें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर 1 फुट हो और पौधा से पौधा की दूरी 4 इंच अर्थात 10 सेंटीमीटर हो। घने पौधे होंगे तो
उपज पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए घने पौधों को उखाड़ लें। साथ ही साथ किसान को चाहिए कि 1 महीने के अंतराल पर यदि सिंचाई करने की अवस्था बनती है तो सिंचाई करें। सिंचाई के दूसरे या तीसरे दिन जब पैर आपके ज़मीन में सधने लगे तो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में हमेशा 4 बजे संध्या काल में ओस गिरने से पहले किसान को छिड़काव करना है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। इस कृषि उपकरण का नाम है पावर टिलर। यह उपकरण अकेले जुताई, ढुलाई और ढेला फोड़ने जैसे कई तरह के कामों को आसानी से निपटाने में सक्षम होता है। इस एक उपकरण की सहायता से किसान किसी भी फसल को लगाने के लिए खेत की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यह कृषि उपकरण एक दिन में लगभग 6 एकड़ खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में आज दलहनी अनाजों को छोड़कर बाकी खाद्यान्न अपने पिछले सप्ताहों के मूल्यों पर टिकी रहीं। दलहनी अनाजों में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के मूल्यों में कमी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6600 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। आलू न्यूनतम 1700 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए और प्याज न्यूनतम 2800 रुपए से लेकर अधिकतम 3300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम करवा दे किसान भाई बहन ने ई कृषि दर्शन कार्यक्रम में राव इनमन का फिर से स्वागत है। जी बिल्कुल। तो परतुदा आज मने हम एगो किसान भाई मन के बड़ी बढ़िया मने जानकारी देवे चाहत थी। राव एकर गांव में सुकर पालन करे ना किसान भाई बहन? हाँ हाँ, और बहुत ज्यादा अति तादाद में करत है आजकल तो किसान भाई बहन। अच्छा, लेकिन सुन लिए कि ओकर जो मांस निकलेला ओकर से भी बहुत फायदा होवेला किसान मन के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और एकर मुनाफा भी ज्यादा कमाता है किसान मन। अच्छा। और तो और जाड़ के महीना में सुकर में जो बीमारी होएला, जैसे कि गाभिन सुकर हो गए, वो मनकर वैज्ञानिक देखभाल, रख रखाव, उचित देखभाल कैसे करल जाए, इकर बारे में अगर हमारे किसान भाई मन के जानकारी देवी
तो कैसन रही? बहुत बढ़िया रही। तो चलो किसान भाई बहन रावरे मन तो के सुकर पालन करत हो, अब तो गर्भवती सुकर कर रावरे मन पालन कैसे करब, साथ ही ठंडा के मौसम में ओकर रख रखाव देखभाल कैसे करब, ई जानकारी लेवेले चलो सीधे हम इनकर विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार जगह जाती और जानत ही सुकर गर्भवती सुकर कर पालन रावरे मन कैसे करब। किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए हुए हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो वैज्ञानिक हैं पशु उत्पादन विभाग में। आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि गर्भवती सुकरियों की देखभाल किस प्रकार से की जाए। तो डॉक्टर साहब से इस विषय पर जानकारी हासिल करते हैं। और किसान भाई आप एक पेन और कागज़ अपने पास रख ले, ताकि जो हमारे डॉक्टर साहब बताए उसे सही ढंग से उतार सके कि किस समय कब क्या करना है। तो चलिए डॉक्टर साहब से विशेष जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, धन्यवाद। हमारे किसान भाई को बताएं जो सुकरियों का पालन किए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो पाल जब खिलाएंगे तो किस समय खिलाए, उसका उचित समय क्या होगा? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सुकर पालक हैं, जो सुकर पालन से जुड़े हैं, वो दो तरह से सुकर पालन करते हैं। पहला है मांस के लिए, दूसरा है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए अगर वो करते हैं, यानी कि नर और मादा को क्रॉस कराते हैं, फिर बच्चे जो होते हैं उसको बड़ा करके बाज़ार में बेचते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन इसमें जो है कि ब्रीडिंग फार्म जिसको कहते हैं, उसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसमें सबसे पहले है कि गर्भवती सुकरी का अगर सही ढंग से आप देखभाल नहीं करेंगे तो आपको जितने बच्चे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो है कि बच्चे कम मिलेंगे, बच्चे में मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो ये सब समस्याएं आती हैं। किसान के हमेशा पूछते हैं कि बच्चे कम हो रहे हैं या बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन मर रहे हैं। हाँ, तो ये सब समस्याएं हमारे गांव में देखने को मिलती है। तो उसके लिए है कि सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से आप जो है गर्भवती सुकरी की देखभाल करें, तभी आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है, समुचित फ़ायदा मिल सकता है। दूसरा चीज़ है कि सबसे पहले है कि किस समय पाल खिलाना चाहिए। ज़्यादातर आप गाँवों में देखते हैं कि नर और मादा को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो है कि कम उम्र की मादा जो है वो भी क्रॉस कर जाती है और कम उम्र में वो बच्चा दे देती है, जिससे कि है कि उसका प्रोडक्शन क्षमता जो है वो कम हो जाता है और इस तरह से बच्चा देने के बाद मादा का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है और सही ढंग से वो उसका पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता है और आगे भी जो है वो सही ढंग से बच्चा नहीं दे पाती है। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि नर और मादा जो आप क्रॉस कराने के लिए रखे हैं, खास करके संकर नस्ल में, तो उसमें सबसे पहले कि मादा जो है कम से कम 8 महीने की होनी चाहिए। 8 से 10 महीने की जब उम्र होता है तभी उसको क्रॉस के लिए यूज़ करें। नर जो है कि 10 से 12 महीने का जब हो जाए तभी उसको उस मादा के साथ क्रॉस करने के लिए उपयोग करें। 4 महीने का। जी हाँ, बिल्कुल। और जो है कि उम्र के साथ साथ ये भी देखें कि उसका वज़न कितना है। अगर मादा का वज़न 70 से 80 किलो का है तभी उसको क्रॉस के लिए यूज़ करें और नर का वज़न जो है उसमें जो है कि 80 किलो से 100 किलो के बीच में हो जाए तभी जो है वो क्रॉस करने के लायक होता है और आपको सही रिजल्ट आएगा, बच्चे सही मिलेंगे और जो है वो मादा जो है काफ़ी दिनों तक बच्चा दे सकती है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये पहला चीज़ हो गया कि सही समय में उसको पाल खिलाने का आप व्यवस्था करें। जी हाँ। तो दो चीज़ आपने बताया कि एक तो है कि उम्र बताया। जी हाँ। दूसरा आपने बताया कि उसका वजन सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रखता है। समय से पहले ना खिलाएं, जब वो मैच्योर हो जाए, उसका शरीर प्रजनन के लिए तैयार हो जाए तभी उसको प्रजनन कराएं, उससे पहले उसको प्रजनन के लिए उपयोग ना करें। तो ये तो आप पाल खिलाने की बात बताई। जी हाँ। अब है कि पाल खिला लेने के बाद अब है कि उसकी पहचान हमारे किसान भाई कैसे करेंगे कि ये गर्भवती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है कि जैसे पाल खिलाने के बाद उनको ये पहचानना ज़रूरी है कि वो गर्भवती हुई कि नहीं हुई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रुप में बहुत सारे फीमेल्स और मेल रखे हैं, तो उसमें कभी कभी कोई फीमेल ऐसा भी होती है बार बार पाल खिला रहे हैं लेकिन वो गर्भवती नहीं हो रही है, तो उस तरह के फीमेल्स को रखना भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। वो आप दाना खिला रहे हैं, दाने का खर्च हो रहा है लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उस तरह के एनिमल को तुरंत आप फार्म से हटा दें, छांट दें। तो इसमें आप पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले है कि जो गर्भवती सुकरी है उसको हम लोग पहचान करते हैं, जैसे जैसे ही पाल खिलाएं
तो उसमें आपको केयर करना होगा कि दोबारा वो फीमेल जो है 21 दिन के बाद इसका साइकिल चलता है, 21 दिन बाद पुनः जो है वो मादा गर्म होती है। तो आप 21 दिन के बाद पुनः उस मादा पर ध्यान दें कि वो गर्म हो रही है कि नहीं। अगर वो पुनः गर्म नहीं हुई है तो संभवतः ये चांस है कि वो गर्भवती हो चुकी है। तो इसके बाद जो है कि इसके बाद भी आपको देखना है कि जैसे कि ये 4 महीने लगभग 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन 114 दिन के बाद लगभग ये बच्चा देती है। तो उस समय भी आपको ध्यान देना है कि पहला ध्यान देना है 21 दिन बाद कि पुनः गर्म हो रही है कि नहीं। दूसरा बार अगर वो गर्म हो गई तो पुनः पाल खिलाए, गर्म नहीं हुई तो जो है कि उसको फिर जो है 1-2 महीने के बाद पुनः उस पर ध्यान दें। उसमें देखेंगे कि अगर वो गर्भवती है तो उसका थन का आकार बढ़ने लगता है और उसके टीट का साइज़ जो है वही बढ़ने लगता है और जो है कि मादा का जो है वजन भी बढ़ने लगता है। तो ये सब देख करके आप पहचान कर सकते हैं कि जो है कि वो मादा गर्भवती हो गई है। तो जब गर्भवती मादा को पहचान जब हो गया और 114 दिन बाद बच्चा देती है तो उससे पहले इसको अलग कर सकते हैं। और वैसे मादा जिसको हम बार बार पाल खिला रहे हैं, हर 21 दिन में गर्म हो रही है या बार बार पाल खिला रहे हैं लेकिन वो जो है कि वो पाल नहीं ठहर रहा है, तो वैसे मादा को आप भीड़ से अलग कर दें, आप उसको बाज़ार में बेच दें और उसको फार्म में रखने के लिए, ब्रीडिंग के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। अब है कि गर्भवती सुकरी जो गर्भवती हो गई है उसकी देखभाल हमारे किसान भाई किस तरह से करें ताकि अधिक अच्छी उनका प्रोडक्शन हो सके। जी हाँ, बिल्कुल। तो गर्भवती सुकरी अब इसके बाद जो है कि जो सुकरी गर्भवती हो चुकी है, जिसकी हम पहचान कर चुके हैं कि वो गर्भवती है, उसको लगभग 15 से 20 दिन पहले उसको आप प्रसूति गृह में डाल दें। क्योंकि ग्रुप में कभी कभी वो रह जाती है, ग्रुप में बच्चा दे देती है जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चे दबने से मर जाते हैं। तो वैसे गर्भवती सुकरी को सबसे पहले है अलग कमरे में रखें और जिसको प्रसूति गृह कहते हैं, उसमें गार्ड रेल और क्रीप बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, बेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ज़मीन पे आप पुआल या भूसा डाल करके उसको फर्श पे उसमें दें ताकि जो है किसी तरह की समस्या नहीं हो। उसके बाद जो है कि उसमें जब मादा को अलग कर दिए तो उसके बाद उसको दाना आहार थोड़ा सा बढ़ा करके और संतुलित आहार दें, जिसको हम कहते हैं स्टीमिंग अप कहते हैं हम लोग। जैसे उसको जैसे कि हम नॉर्मल जो है फीमेल्स को 2.5 किलो दाना देते हैं तो उसमें 3.5 किलो दाना दें, जिससे कि है जो पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उसका ग्रोथ सही ढंग से हो। तो इस तरह से जब 20 दिन 25 दिन पहले जब मादा सुकरी को प्रसूति गृह में रखते हैं तो उस समय आहार की मात्रा को बढ़ा दें जिससे कि बच्चे जो है वो स्वस्थ हों। अच्छा, आहार में कुछ स्पेशल भी देना पड़ता है इसमें? नहीं, जो संतुलित आहार है जिसको हम लोग बनाते हैं मकई, चोकर, बादाम की खल्ली, मछली चूर्ण, मिनरल मिक्सचर और नमक, ये जो आहार है वही आहार रहेगा, संतुलित आहार, लेकिन उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ा दें। जी हाँ, ताकि जो है कि उससे जो बच्चे, क्योंकि अंतिम जो 1 महीना होता है उसमें बच्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो उस समय जो है वो आहार बढ़ाने से बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है, बच्चे का वजन जन्म के समय ज़्यादा होगा तो मृत्यु दर जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ग्रुप में कभी ना रखें, गर्भवती सुकरी को बाहर चराने के लिए ना ले जाएं, दौड़ाना मना है, दौड़ाएं नहीं, कोई डंटा वगैरह से उसकी मारने का जो मारा जाता है वो सब नहीं करें, किसी तरह से उसको परेशान नहीं करें, अगर नहीं तो फिर वो जो है कि वो गर्भपात की संभावना हो सकती है। दूसरी बात है कि ज़मीन जो जहाँ पर प्रसूति गृह है वो ज़मीन जो है बिल्कुल रुखड़ा होना चाहिए, चिकना नहीं होना चाहिए। कभी कभी चिकना होने से वो मादा फिसल करके गिरने की संभावना हो जाती है, जिससे भी वो जो है कभी कभी गर्भपात या फिर जो है पैरालिसिस का प्रॉब्लम जो है सुकरों में हो जाता है। तो ये सब जो है विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि मादा गर्भवती सुकरी को इस तरह से हम लोग रख सकते हैं और इस तरह से अगर सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से उसकी देखभाल करें तो जन्म के समय बच्चे भी ज़्यादा मिलते हैं और जो है बच्चे स्वस्थ होते हैं, जिससे उसकी मृत्यु दर जो होती है वो कम होती है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है। तो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने अच्छी जानकारी दी कि गर्भवती सुकरियों की देखभाल किस प्रकार से की जाए और काफ़ी विस्तार से बताया इन्होंने, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस जानकारी को हासिल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे, मुनाफा प्राप्त करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाई को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो परतुदा एखन रौरे जानकारी देवाली हमरे मनकर किसान भाई बहन मन के कि ई सुकर जे गर्भवती सुकर हो ओकर वैज्ञानिक तरीके से देखभाल रख रखाव कैसे करे के चाहिए, तिकर से हमनकर किसान भाई बहन मन के बहुत फायदा मिलक। एकदम बिल्कुल फायदा मिलक, लेकिन एक चीज और फुलो दी। अच्छा, हमरे तो सुकर के रख रखाव के बारे में ही कर ली, अब ओकर खाए पाए के बारे में कुछ बातचीत अगर करब, जैसे कि हमरे अगर गाँव में किसान मन बहुत सारा पशु अथी पोसे ना। अच्छा, उमन कर रख रखाव देखभाल कैसे करल जाए, साथ ही साथ उनके चारा का खियाल जाए, और खास करके जाड़ के मौसम में हरा चारा। हाँ, लेकिन परतुदा हरा चारा में जाए कर उपयोगिता का होवे लेकर बारे में पता है और के? पता तो नखे, और किसान भाई मन के भी शायद पता होगी चाहे नहीं भी होगी। अच्छा, लेकिन उकर अगर हमरे जानकारी अगर दे देवी किसान भाई मन के, अच्छा, तो कैसे रही? बहुत बेस रही। तो चलो किसान भाई बहन मैंने हमें सीधे हम इनकर विशेषज्ञ डॉक्टर आशीषन टूटी जगह जाती और जाना थी कि ये जाड़ कर मौसम में हरे चारे में जय कर महत्व का होवेला, उपयोगिता का होवेला। किसान भाइयों नमस्कार, आज हम मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ की आज हमारे साथ आई हुई हैं आशीषन टूटी जी, जो आपको आज बताने जा रही है कि हरे चारे में जय की महत्ता क्या होती है। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों की तरफ से आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जय क्या होती है और उसकी हमारे हरे चारे में क्या महत्व होती है? जय एक प्रकार का घास है जो कि हरे चारे के रूप में उपयोग करते हैं, और ये झारखंड में झारखंड की जो जलवायु है वो जय के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जय ऐसा एक फसल है जो कि कम सिंचाई में भी और जैसे भी मिट्टी में भी सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है, और इसको पशुओं को खिलाने से बहुत तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है, उन्हें कुपोषण से बचाया जा सकता है, और इसको खाने से उन्हें ताकत होता है, जिससे कि वो अधिक से अधिक भारवाहक यानी कि जो भार पौष्टिक मिल जाता है, साथ साथ काम करने की शक्ति भी उनपे हो जाती है। मैडम, ये जो घास होती है इससे माने कौन कौन से जानवरों को खिलाया जाता है? ये घास सभी तरह के जानवरों को खिलाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसके बीज को मुर्गियों को भी दिया जा सकता है, बकरियों को भी दिया जा सकता है, और हरे पत्ते के रूप में तो सब तरह के पशु खा सकते हैं। मैडम, एक सवाल और करना चाहेंगे कि जब ये हमारे किसान भाई इस घास को लगाए तो उसकी मिट्टी का चुनाव कैसे करें, कौन सी मिट्टी में लगाएंगे और इसके लगाने की विधि क्या है? जय एक प्रकार ऐसा फसल है जिसको कि सब तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है। ऐसे इसको दोमट मिट्टी में लगाया जा सकता है, क्योंकि दोमट मिट्टी में लगाने से उसमें पानी रहने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो जिससे कि हम 1-2 इरिगेशन में ही इसको अच्छी तरह ये उपज प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लगाने की विधि ये है कि जैसे कि एक हेक्टेयर में 100 केजी प्रति हेक्टेयर के दर से सीड का उपयोग करना चाहिए, और इसको लगाने के लिए इसको लाइन पे लगाना चाहिए, इसका छींटा विधि से नहीं लगाना चाहिए। यदि छींटा विधि से लगाते हैं तो यदि किसी तरह का घास हो जाता है तो उसको हटाने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। इसलिए किसान भाई ध्यान दें कि इसको हमेशा लाइन लगाएं, और कतार से कतार की दूरी के लिए इसको 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जिससे कि वो उसके बीच का जो स्थान है उससे हम साफ कर सकें उसको, और पानी अच्छी तरह दे सकें। और इसमें है कि जब इसको लगाते हैं तो हम लोग को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इसमें अलग तरह के घास पात नहीं होना चाहिए, ताकि अलग तरह के घास पात हो जाने से ये होता है कि उसके बढ़ावर में जो बढ़ने में कमी आती है। जी, मतलब ये है कि अगर उस घास में अगर किसी तरह की दूसरे घास अगर हो जाती है तो उससे निकाल के हमारे किसान भाई फेंक दें जी। और ये घास किस मौसम में अधिक से अधिक हो सकती है? इसको लगाने का सही समय है नवंबर से दिसंबर तक। यदि नवंबर से दिसंबर तक लगाते हैं तो इसमें अच्छी उपज प्राप्त किया जा सकता है, और इसको 3 या 4 कटिंग ले सकते हैं। मैडम, ये कौन कौन से किस्म में आती है? इसके उन्नत किस्म है, एक है OS 616 और एक है वो कैंट सबसे अच्छा वैरायटी है यहाँ झारखंड के लिए। ये एक तरह इसको देखा गया है, यहाँ पर उपजा करके देखा गया है कि इसकी उपज बहुत अच्छी तरह हो सकती है। इसको लगाने
से कम 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से किसान हरी चारा प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, ये जब घास हमारे किसान भाई लगा लेंगे तो सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार करेंगे? अच्छा, सिंचाई का ज़रूरत पड़ता है जब यदि प्रजाति जैसी प्रजाति है, जैसी भूमि है, उसके अनुसार सिंचाई करना चाहिए। जैसा कि इसको लगाने के बाद कम से कम 1 सप्ताह बाद ज़रूर सिंचाई कर दे। जैसे उससे सिंचाई करने से उसका जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरह से हो जाता है। और इसको भी कटाई के अनुसार, जैसे आप काटते हैं या तो 2 बार या 3 बार लेते हैं, तो हर एक कटाई के बाद सिंचाई कर दें। जी मैडम, एक सवाल मेरे जहन में आ रही है कि जब ये घास को जब हमारे किसान भाई लगाएंगे तो तुरंत सिंचाई नहीं करना है? नहीं, सिंचाई तुरंत नहीं करना है, मगर 1 दिन बाद 2 दिन बाद यदि वहाँ की मिट्टी सूखी हुई है तो उसको ज़रूर एक बार इरिगेशन दे देना चाहिए, ताकि सिंचाई देने से ये होता है कि जो बीज लगा हुआ है उसका जर्मिनेशन अच्छी तरह से हो जाता है। मैडम, इसमें हम कौन सा उर्वरक डाल सकते हैं? इसमें उर्वरक डाला जा सकता है, जैसे कि गोबर का खाद। जो गोबर का खाद भी ये जो कि सड़ा हुआ है, ऐसे ताज़ा गोबर लगाने से दीमक का प्रकोप हो सकता है। इसलिए चाहिए किसान भाइयों को कि जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको जब जुताई करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो अंतिम जुताई के समय ही खेत में लगा देना चाहिए और अंतिम जुताई कर देना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है, ये रासायनिक खाद है, इसको भी लगा करके अच्छी उपज प्राप्त किया जा सकता है। तो नाइट्रोजन का मात्रा है 80 kg और फास्फोरस का है 40 kg और पोटास का है 20 kg। और इसका लगाने का विधि ये है कि नाइट्रोजन का आधा मात्रा 1/3 भाग, उसको नाइट्रोजन जितना है, जैसे 80 है तो उसका 1/3 भाग, और पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा जब हम बीज लगाते हैं तभी उसको खेत में लगा देना चाहिए। और उसके बाद जो नाइट्रोजन का जितना बचा हुआ है उसको ये जब हम कटाई करते हैं, जैसे हम 50 दिन के बाद कटाई करते हैं, फूल लगने के समय कटाई करते हैं, तब उसको उस समय छिड़काव कर दे। यदि नाइट्रोजन का हम उस समय छिड़काव करें तो उसका बढ़ाव तेज़ी से होता है, जिससे कि हमारे किसान भाई हरा चारा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जी मैडम, और आप तो पहले ही बता चुकी हैं कि ये घास जो है जो कि हर पशुओं के लिए लाभान्वित हो सकता है, लेकिन एक सवाल और है कि दुधारू पशुओं को अगर हम ये चारा खिलाते हैं तो कितना उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है? अच्छा, दुधारू पशुओं को यदि हम जई का चारा खिलाते हैं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो जिससे कि उसको खाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है, और दूध की मात्रा के साथ साथ दूध की क्वालिटी भी बढ़ जाती है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होती है, जिससे कि उनके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है, प्लस ये पशुओं के वृद्धि में इसको सहायक होता है, जिससे कि जो पशु हम लोग मीट खाने के लिए और या भारवाहक के लिए करते हैं तो उनमें बढ़ोतरी होती है। मैडम, ये घास जब हमारे किसान भाई उपजा लेंगे तो इसमें उन्हें कौन कौन सी सावधानियां अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, ये किसान भाई ध्यान दें कि जब भी ओट को लगाना है या जई को लगाना है तो हमेशा मिट्टी का चुनाव, सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करें। और मिट्टी का चुनाव करें तो ऐसे तो ये सब जगह पर हो सकती है, यदि किसान भाई तो भी कोशिश करें कि जहाँ की मिट्टी दोमट हो और वो वहाँ का खेत जहाँ पर लगाना है पूरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। इससे पहले जो भी क्रॉप लगा हुआ है, फसल लगा हुआ था, उसका कोई भी अंश नहीं रहना चाहिए, और वो पूरी तरह का वहाँ की मिट्टी समतल हो, भुरभुरी हो, और पानी निकास की व्यवस्था हो, क्योंकि पानी यदि जम जाता है तो पानी इसके लिए हानिकारक होता है। और इसके साथ ही साथ उसको लाइन पे लगाना चाहिए, इसको भी ध्यान देना चाहिए। और जब भी लगाएं तो उसको क्यारी बना के लगाएं, जिससे कि पानी सिंचाई अच्छा से कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद इसका सफाई का ध्यान दें, इतना ध्यान दें तो किसान भाई ये जई की फसल अच्छी तरह हो सकती है। तो मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को जय की खेती के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहन हमें फिर मिला बहुत सारा जानकारी के साथ, तब तक कर लिए कृषि दर्शन कर पूरी टीम के साथ हम इन दोनों के दे इजाज़त। जोहार।